गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडिंग मैथमेटिक्स, टीचिंग मैथमेटिक्स। ओके, कि गणित के उद्देश्य, लक्ष्य या प्राप्य उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव्स हमारे लिए किस तरीके से एक मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए या टीचिंग यानी पढ़ाने के लिए किस तरीके से उनके एक उद्देश्य होते हैं, उनके कुछ एम्स होते हैं, उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर इसमें हम लोग पढ़ें एम्स ऑफ द मैथमेटिक्स, तो किसी विषय के उद्देश्यों का निर्धारण करते समय मुख्य रूप से राष्ट्र एवं समाज की आवश्यकताएं, विषय की प्रकृति, रीति रिवाज, परंपराएं तथा मूल्य को विशेष महत्व दिया जाता है। यानी कि कहने का क्या तात्पर्य है यहाँ पर कि यानी कि अगर उसके ऑब्जेक्टिव्स एम को अगर हम लोग विशेष महत्व कब देते हैं, उनको जब उनके उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, जब उनके लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है, तो उसकी प्रकृति यानी कि उसका नेचर, उसके रीति रिवाज, उसकी परंपराएं और मूल्यों को उसके विशेष महत्व दिया जाता है। प्राचीन समय से गणित के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य केवल मात्र दैनिक जीवन में काम आने वाले ज्ञान से ही संबंधित था तथा इसके क्षेत्र भी सीमित थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो गणित को माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य विषय के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। क्योंकि वर्तमान में हमारे जो विभिन्न मूल्य हैं उनमें क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। हमारी जो वैल्यूज हैं उनमें परिवर्तन हुआ, उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं और हमारी सामाजिक ढांचा यानी कि जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है वो क्या है, गणित पर ही आधारित है। वो किस पर बेस है, मैथमेटिक्स पर बेस है। यहाँ पर यह स्पष्ट किया जा सकता है कि मूल्य और उद्देश्य यानी कि वैल्यू और एम्स दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है, तथा आश्रित भी हैं, यानी कि एक दूसरे पर आश्रित भी हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ठीक है, डिपेंडेंट हैं। अतः हम गणित के विभिन्न मूल्यों को ध्यान में रखते हुए गणित का अध्ययन करते हैं और इन विभिन्न मूल्यों की ही प्राप्ति गणित के शिक्षण उद्देश्य हैं। इस प्रकार अगर हम लोग बात करें मैथमेटिक्स के कुछ निम्नलिखित एम्स हैं। जैसे इसमें सबसे पहला एम आता है हमारा इंटेलेक्चुअल एम। इंटेलेक्चुअल एम यानी कि बौद्धिक उद्देश्य की बात हो रही है यहाँ पर। बौद्धिक उद्देश्य की अगर हम लोग बात करें तो अगर इसके अंदर महान जो हमारे शिक्षा शास्त्री हैं प्लेटो ने स्पष्ट किया है कि गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। कहने का तात्पर्य है कि वो क्या करता है कि मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करता है। मैथमेटिक्स इज द सब्जेक्ट विच प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेनिंग द माइंड टू क्लोज थिंकिंग एंड स्टीरिंग अप अ स्लीपिंग एंड अनस्ट्रक्चर्ड स्पिरिट। मीन्स कहने का तात्पर्य है कि गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है और एक सुषुप्त आत्मा यानी कि एक स्लीपिंग स्पिरिट में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित ही प्रदान कर सकता है। उन्होंने अपनी इस डेफिनेशन में गणित को बताया कि गणित का जो ये बौद्धिक उद्देश्य है उसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया। गणित का अध्ययन करने से बौद्धिक उद्देश्य की यहाँ पर बात हो रही है, इंटेलेक्चुअल एम की बात हो रही है। तो देखिए इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमको विकसित करने का मौका मिलता है। जैसे गणित का अध्ययन करने से बच्चे अपनी सभी मानसिक शक्तियों को विकसित करते हैं, जिसमें सबसे पहले उसकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है यानी कि निरीक्षण शक्ति का, नेक्स्ट आता है तर्क शक्ति यानी कि लॉजिकल पावर, थर्ड इज स्मरण शक्ति यानी कि मेमोरी पावर, एकाग्रता कंसंट्रेशन, मौलिकता ओरिजिनलिटी, अन्वेषण शक्ति यानी कि पावर ऑफ डिस्कवरी एंड विचार एवं चिंतन शक्ति यानी कि थिंकिंग एंड रीजनिंग पावर, आत्मनिर्भरता सेल्फ रिलायंस तथा कठिन परिश्रम यानी कि हार्ड वर्किंग आदि सभी मानसिक शक्तियों को पूर्ण रूप से विकसित होने का अवसर प्रदान करता है। अब मैथमेटिक्स क्या है, बौद्धिक उद्देश्य में हमने क्या पढ़ा कि उनकी ये सब जितनी भी हमारी शक्तियां हैं ये सब हमारी डेवलप होती हैं। ओके, हब्स ने अपनी एक डेफिनेशन दी। उन्होंने उसमें इस गणित को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि गणित मस्तिष्क को तीक्ष्ण एवं तीव्र यानी कि शार्प माइंड बनाने का जो कार्य करता है वह इस प्रकार से करता है जैसे कि
औजार को तीक्ष्ण करने वाला पत्थर। जब औजार को जब शार्प किया जाता है, इस समय तो मशीनें आ गई हैं, पुराने समय में जब किसी औजार को या हम चाकू को जब हम लोग उसकी धार तेज करनी होती थी, हम लोग क्या करते थे, किसी ऐसे पत्थर पे, सामान्य पत्थर पे उसकी धार तेज नहीं होती थी, उस पत्थर पे की जाती थी, उसको घिसा जाता था उस पे, जिससे उसकी धार तेज होती थी। तलवारें बनती थी, तलवारों की धार भी गर्म करके उनको पीटा जाता था, फिर उस पत्थर के थ्रू उसकी जो धार थी वो तेज की जाती थी। तो उन्होंने उसकी तुलना उससे की है। उन्होंने कहा गणित मस्तिष्क को तीक्ष्ण एवं तीव्र बनाने में उसी प्रकार से कार्य करता है जैसे कि औजार को तीक्ष्ण करने का काम आने वाला पत्थर। ठीक है, तो इसके अध्ययन से स्पष्ट है, तर्क सम्मत और क्रमबद्ध रूप से भली भांति उसको सोचने की शक्ति आती है। ठीक है, हमने इंग्लिश में अगर इसकी डेफिनेशन को बोले तो मैथमेटिक्स इज अ व्हीट स्टोन एंड बाय इट्स स्टडी वन लर्न्स टू थिंक डिस्टिंक्टली, कॉन्सिक्यूटिवली एंड केयरफुली। नाउ नेक्स्ट हमारा जो मूल्य है वो है प्रयोगात्मक मूल्य। हमने क्या कहा कि ये हमारे जो उद्देश्य हैं वो उन मूल्यों से ही बने हैं। प्रयोगात्मक मूल्य की अगर हम लोग बात करें, यानी कि जो प्रैक्टिकल एम है उसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। आज हम अपने दैनिक व्यवहार में घर बाहर बाजार आय व्यय, यानी कोई चीज़ हम लोग खरीदते हैं या कोई चीज़ खर्च करते हैं, ठीक है, आज सभी में गणित के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। आज प्रेजेंट टाइम में अगर हम लोग बात करें तो सभी व्यक्ति अपने भविष्य के लिए कुछ ना कुछ अर्जित करता है किसी ना किसी कार्य के रूप में। आज व्यक्ति सामाजिक दृष्टि से उपेक्षित और महत्वपूर्ण हो गया है, जिसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो गणित का ज्ञान है वो सिर्फ हमारे जो इंजीनियर हैं या डॉक्टर्स हैं, उद्योगपति हैं, व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन, डॉक्टर या टीचर्स, उन्हीं के लिए ही ऐसा नहीं है कि मैथ्स की आवश्यकता होती है, बल्कि समाज का एक जो हमारी समाज में छोटे छोटे व्यक्ति हैं, छोटे व्यक्ति या मध्यम वर्ग के, जो कह सकते हैं कि हम लोग एक मजदूर हो गया, रिक्शा चालक हो गया, बोझा ढोने वाला, ठीक है, कुली, फुटपाथ पर सामान बेचने वाला, दुकानदार, सब्जी बेचने वाला, बढ़ई हो गया, मोची हो गया, आदि सभी जितने भी व्यक्ति हैं वो सब अपनी रोटी रोजी कमाने तथा अपने परिवार को देखने के लिए उनको भी गणित की आवश्यकता पड़ती है। अब गणित की आवश्यकता उनको किस प्रकार पड़ती है, कोई व्यक्ति आया, पैसे दे गया, उसको कितने पैसे वापस करने हैं या लेन देन में, ठीक है, तो इसी तरीके से उनको मीन्स यह कहा जा सकता है कि हमारे समाज में प्रत्येक व्यक्ति जो भी अपनी जीविका कमाता है, ठीक है, वो आय व्यय करता है और उसको किसी ना किसी रूप में गणित के ज्ञान की आवश्यकता होती है। ओके, तो कहने का मतलब है प्रयोगात्मक उद्देश्य उसकी डेली लाइफ से जुड़े हैं, वो उसका सही तरीके से उपयोग करता है। और आज वैज्ञानिकों की हेल्प में, जो आज वैज्ञानिक हमारे साइंस को एक ऊंची तरक्की या ऊंचे स्थान पर ले जा रहे हैं, तो वैज्ञानिक यंत्रों का भी आविष्कार हो रहा है, ठीक है, गणित के द्वारा हम उसको उन यंत्रों को हम सही प्रकार से प्रयोग कर पा रहे हैं। तो बैकन ने यह भी कहा कि गणित क्या है, सभी विज्ञानों का सिंहद्वार एवं कुंजी है, यानी कि मैथमेटिक्स इज द गेट एंड की ऑफ ऑल साइंसेस। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है अनुशासन संबंधी यानी डिसिप्लिनरी एम। अनुशासन संबंधी एम से अगर हम लोग बात करें तो गणित का ज्ञान केवल बच्चों की मानसिक शक्तियों का विकास ही नहीं, बल्कि उन्हें नियंत्रित ही नहीं करना, बल्कि उनके व्यक्तित्व को गंभीरता एवं विवेक एवं चिंतनशील गुण जैसे प्रदान करना। गंभीरता मतलब कि वो किसी चीज़ को एक पर्टिकुलर लेवल पर सोच सके अगर उसके सामने कोई समस्या है, और चिंतनशील यानी कि उसकी जो थिंकिंग पावर है उसको उसके कैपेबल बना सके, उसमें इतनी एबिलिटी प्रदान कर सके, उसको इतनी योग्यता प्रदान कर सके कि वो उसके हिसाब से उसको हैंडल कर सके उस सिचुएशन को। नेक्स्ट आता है इसमें कि गणित का जो ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की उसकी जो इमोशंस हैं, उसकी जो भावनाएं हैं, वो उसके अनुरूप जाकर कार्य नहीं कर सकता। एक जो गणित जिसने पढ़ रखी है व्यक्ति ने, वो क्या करता है, वह उसके अनुरूप जाकर अपना कार्य नहीं कर सकता। गणित ही एक ऐसा विषय है जो कि जिसके अध्ययन से बच्चों में कठिन परिश्रम, एकाग्रता, सुव्यवस्थित और स्पष्ट तथा सही तरीके से कार्य करने की आदतों का विकास होता है। मीन्स उसमें वो क्या करते हैं, कोई भी अगर कार्य कर रहे होते हैं तो उसमें एकाग्रता, कंसंट्रेशन पावर, ठीक है, हार्ड वर्क के साथ, और सुव्यवस्थित यानी कि एक
स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से उसको करते हैं, स्पष्ट क्लियर तरीके से करने की आदत उनमें विकसित हो जाती है। मीन्स लॉक ने इसी सेंटेंस के बिहाफ पे उन्होंने कहा कि गणित एक ऐसा मार्ग है, ओके, जिससे मन में तर्क की आदत स्थायी होती है। मैथमेटिक्स इज अ वे टू सेटल इन द माइंड अ हैबिट ऑफ रीजनिंग। लॉक के अनुसार ये था हमारा स्टेटमेंट। तो गणित का ज्ञान यथार्थ, वास्तविक और शुद्ध है, हम लोग जानते हैं। इस कारण बच्चों के मन में एक विशेष प्रकार का अनुशासन विकसित करता है। नेक्स्ट हमारा मूल्य जो है वो आता है नैतिक उद्देश्य, यानी कि मोरल एम। मोरल एम गणित का जो नैतिक मूल्य है उसको जो दार्शनिक थे, महान दार्शनिक डटन ने उसके मूल्य जो नैतिक उद्देश्य है, मोरल एम है, उसको स्पष्ट करते हुए कहा कि गणित तर्क सम्मत विचार, ओके, तर्क सम्मत विचार, यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करता है। कि गणित अगर स्टूडेंट पढ़ रहा है तो उसमें ये चीज़ डेवलप होंगी, वो तर्क सम्मत विचार कर सकेगा। ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई चीज़ कही तो ऐसे हवा में किसी चीज़ को बोल दिया, वो उस पर तर्क करने वाला विचार उसके सामने रिप्रेजेंट करेगा। यथार्थ कथन यानी कि फैक्ट, जो चीज़ होने वाली होगी उस स्टेटमेंट को कहने की और सत्य बोलने की उसमें सामर्थ्य, शक्ति प्रदान करेगा। ओके, व्यर्थ की गप्पे मारना, ठीक है, छल कपट करना, तो ये इस तरीके का प्रशिक्षण जो है गणित में नहीं दिया जाता है। इस प्रकार गणित एक ऐसा विषय है जो वास्तविक रूप में बच्चों को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने का अभ्यास करता है और विभिन्न प्रकार के उचित प्रशिक्षणों को प्रदान करता है। नेक्स्ट हमारा जो है एम, सोशल एम। अब सोशल एम हम लोग जानते हैं कि मनुष्य क्या है, हमारा सामाजिक प्राणी है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा समस्त जीवन एक दूसरे के परस्पर सहयोग पर निर्भर करता है। एक दूसरे का परस्पर सहयोग करते हुए आगे बढ़ना हम लोग यही करते हैं। जीवन में किसी की सामने अगर कोई बाधा आती है तो हम लोग जनरली एक दूसरे की सहायता करते हैं, जो भी किसी से हो पाता है सहयोग करते हैं। सामाजिक जीवन यापन करने के लिए गणित के ज्ञान की अत्यधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि समाज में भी लेन देन, व्यापार और उद्योग आदि व्यवसाय किस पर बेस हैं, गणित पर ही बेस हैं, गणित पर ही डिपेंड करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना तथा समाज के विभिन्न अंगों को निकट लाने में सहायक विभिन्न आविष्कारों, सामाजिक कठिनाइयों, आवश्यकताओं आदि को सहायता देने में गणित का बड़ा योगदान है, क्योंकि सभी वैज्ञानिक खोजों का आधार ही गणित विषय है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेपोलियन ने गणित के सामाजिक महत्व को स्वीकार करते हुए यह स्पष्ट किया कि गणित की उन्नति और वृद्धि, ठीक है, गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, यानी कि द प्रोग्रेस एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ द मैथमेटिक्स आर लिंक्ड टू द प्रोस्पेरिटी ऑफ द स्टेट। अगेन रिपीट कर देते हैं। नेपोलियन ने गणित के सामाजिक महत्व को स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश के संपन्नता से संबंधित है। द प्रोग्रेस एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ द मैथमेटिक्स आर लिंक्ड टू द प्रोस्पेरिटी ऑफ द स्टेट। इस प्रकार समाज की उन्नति को उचित ढंग से समझने के लिए नहीं, बल्कि समाज को आगे बढ़ाने में भी गणित की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्तमान में हमारी सामाजिक संरचना यानी कि सोशल स्ट्रक्चर उतनी वैज्ञानिक तथा सुव्यवस्थित नजर आती है, जिसका श्रेय भी गणित को ही जाता है। गणित के अभाव में जो हमारा संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था है और तथा जो उसकी संरचना है वो क्या होगी, वो बिगड़ जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट था इससे रिलेटेड। नेक्स्ट आता है हमारा कल्चरल एम, यानी कि सांस्कृतिक जो हमारा उद्देश्य है। ठीक है, अब इसको समझते हैं कल्चरल एम हमारा किस तरीके से उपयोगी है। गणित की अगर हम लोग बात करें, एक डेफिनेशन है जो हॉकबेन ने लिखी थी कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। यह इसके लिए बहुत ही सुटेबल है, फिट बैठती है इस पे कि गणित, जो गणितज्ञ थे हमारे हॉकबेन, उन्होंने क्या कहा, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ द सिविलाइजेशन। गणित हमें केवल संस्कृति एवं सभ्यता से ही परिचित नहीं कराता है, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित एवं उन्नत, यानी कि उसको सेफ रखने और उसकी प्रोग्रेस में, अर्थात उसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ी जो है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, उसमें हस्तांतरित करने यानी कि ट्रांसफ़र करने का भी सहायता प्रदान करता है।
भाई जो पुरानी संस्कृति थी आज हम लोग देख रहे हैं, आने वाली जो भविष्य में पीढ़ी है वो हमारी संस्कृति को अडॉप्ट करेगी, उसको देखेगी कि उस समय कौन कौन सी चीज़ें डेवलप हुई, हमारी पीछे जो थी संस्कृति उसको भी पढ़ेगी। तो वो क्या करेगी, जनरेशन टू जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र करती है। आने वाली भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है उसको यह जो पुरानी पीढ़ी की जो संस्कृति थी, उसकी सभ्यता थी, उससे उसको अवगत कराती है। ठीक है, गणित विषय को संस्कृति एवं सभ्यता का सृजन करता एवं पोषक माना जाता है, यानी कि मैन्युफैक्चर कह सकते हैं कि जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हुई है सभ्यता की, हम लोग क्या करते हैं, सभ्यता और संस्कृति का निर्माण करते हैं, जिससे हमारी आने वाली भविष्य वाली पीढ़ियाँ उसको अडॉप्ट कर सकें, उस पर चल सकें। आज रस, छंद, अलंकार और संगीत के सभी साज सामान और चित्रकला, मूर्तिकला, ये सब जितने भी हैं सब अप्रत्यक्ष रूप से गणित के ज्ञान पर ही निर्भर होते हैं। संस्कृति किसी भी राष्ट्र की हो जीवन दर्शन का प्रतिबिंब होती है। ठीक है, तो जीवन के प्रत्येक दृष्टिकोण यानी कि एनी व्यू ऑफ द लाइफ, जीवन पद्धति यानी कि वे ऑफ द लाइफ को प्रभावित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा जीवन दर्शन प्रभावित होता है। इस प्रकार नए नए आविष्कारों से हमारे जीने का ढंग, सभ्यता एवं संस्कृति निरंतर परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा एम, सौंदर्यात्मक या कलात्मक उद्देश्य, यानी कि एस्थेटिक एम। अब सौंदर्यात्मक एम की बात यहाँ पर इस तरीके से हम लोग समझेंगे कि गणित पढ़ने वाले तथा गणित के प्रेमियों के लिए यह एक गीत है, सुंदर है, कला है, संगीत है तथा आनंद प्राप्ति का एक प्रमुख साधन है। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि गणित पढ़ने से बोरियत होती है। गणित प्रेमियों के लिए ये बहुत ही एक साधन है, एक कला है, एक संगीत है, एक आनंद प्राप्ति का एक प्रमुख साधन है, ये कह रहे हैं। तो ये सही है, ऐसा नहीं है कि गणित बोरिंग ही सब्जेक्ट है जिसको जो पढ़ने लगता है तो उसमें एक विशेष प्रकार का उसको रुचि आने लगती है, इंटरेस्ट आने लगता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आज हमारे वर्तमान समय में कपड़ों के प्रतिदिन सुंदर व नवीन डिजाइन हमारे सामने आ रहे हैं। एक जो हमारी जो गार्डन्स हैं उनका एक रूप देखना, एक किस तरीके से उनको डेकोरेट किया जाता है, उनको किस तरीके से सजाया जाता है, यहाँ तक कि जो हमारे गमले होते हैं और विभिन्न प्रकार के जो छोटे छोटे पौधे जिसमें हम लोग लगाते हैं उसकी भी सुंदरता, फूलों की सुंदरता और उसका आकर्षण वास्तव में किसी ना किसी रूप में गणित से ही संबंधित है। आज एक अगर हम लोग को कोई गमले की डिजाइन बनानी है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कितनी उसको मोटाई देनी है, कितनी उसको लंबाई देनी है, उसमें किस तरीके की डिजाइन देनी है, तो ये सब किस पर ये सब मैथमेटिकल वैल्यू पर डिपेंड है कि क्योंकि उसकी अगर हम मैथमेटिकल वैल्यू पर डिपेंड नहीं होगा तो वो अच्छा रिप्रेजेंट नहीं होगा। तो ये था हमारा सौंदर्यात्मक और कलात्मक उद्देश्य। नेक्स्ट आता है हमारा जीविकोपार्जन संबंधी उद्देश्य, इम्पॉर्टेंट है। आज शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक को अपनी जीविका कमाने तथा रोजगार प्राप्त करने के लिए उचित बनाना है। मतलब उसको इस तरीके से शिक्षा वो इस तरीके से ग्रहण करे कि अपनी जीविका कमाने तथा रोजगार को प्राप्त करने में सहायता कर सके। अन्य विषयों की अपेक्षा गणित इस उद्देश्य की प्राप्ति में सर्वाधिक रूप से सहायक सिद्ध होता है। आज वैज्ञानिक तथा तकनीक के समय विज्ञान के सूक्ष्मतम नियमों और सिद्धांतों एवं उपकरणों एवं विभिन्न प्रकार के जो वर्क हो रहे हैं इससे रिलेटेड, उनका जो बेस है वो क्या है, उसका जो बेस है वो मैथ ही है। वर्तमान समय में इंजीनियरिंग तकनीकी व्यवसायों को महत्वपूर्ण और अधिक महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित माना गया है, यानी कि उनको एक ऐसा इंपॉर्टेंस दिया गया है क्योंकि उसी के बेस पे आज हम लोग हर चीज़ को समझ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी आज हम अपने हाथ में लेकर घूमते हैं। जिस मोबाइल की हम लोग बात करते हैं वैज्ञानिक के द्वारा ही दी गई एक देन है। ठीक है, तो जो प्राचीन समय में हम लोग को बात करने के लिए पत्र लिखना पड़ता था, आज वर्तमान समय में यही कहा गया है कि आज हम जो साइंस का युग, विज्ञान का युग है और हम अपनी टेक्नोलॉजी को अपने हाथ में लेकर घूमते हैं, जिससे हम लोग बात कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यों को हम लोग अंजाम देते हैं। ठीक है, तो सभी व्यवसायों का प्रशिक्षण और उनका विकास गणित के द्वारा ही संभव है। तो लघु उद्योग हो कोई या कुटीर उद्योग हो, उसकी स्थापना का आधार भी हमारा गणित ही होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमाने के लिए, अपने भविष्य में अपनी जीविका को अच्छी तरीके से चलाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता प्रत्यक्ष या
अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से होती है, और वह अपना जीवन यापन भी करता है तथा अपने जीवन को गणित की सहायता से सरल और सरस बनाता है, यानी कि अच्छा बनाता है, रुचिकर बनाता है। नेक्स्ट हमारा जो मूल्य है वो आता है मनोवैज्ञानिक मूल्य, यानी कि साइकोलॉजिकल वैल्यू, यानी कि साइकोलॉजिकल एम, या जीविकोपार्जन जो हम लोगों ने देखा उसी से रिलेटेड है। कुछ मनोवैज्ञानिक जो मूल्य हैं वो हमारे सामने रिप्रेजेंट होते हैं। आज उदाहरण के रूप में इसको उदाहरण रूप से समझेंगे, जैसे गणित में करके सीखना। मनोवैज्ञानिक मूल्य क्या है हमारा कि हम लोग गणित में करके सीखते हैं। लर्निंग बाय डूइंग, अनुभवों के द्वारा सीखना, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस, एंड समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग आदि हमारे क्या है महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं, जिसके आधार पर हम लोग गणित का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो गणित शिक्षण द्वारा बालकों की जिज्ञासा, रचनात्मक प्रवृत्तियाँ, रचनात्मक मतलब क्रिएटिविटी, आत्मसंतुष्टि, आत्म निर्भरता, आत्म प्रकाशन आदि मानसिक भावनाओं की तृप्ति और संतुष्टि होती है, यानी कि उसको सेटिस्फैक्शन होता है बच्चे को जब वो इन सब चीज़ों को अडॉप्ट कर लेता है, जब करके सीखता है, उसको अनुभव द्वारा सीखता है वो, तो उसमें एक सेटिस्फैक्शन होता है। नेक्स्ट आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित उद्देश्य। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित उद्देश्य यानी कि गणित का अध्ययन करने से बच्चों में जो समस्याओं का सामना करने के लिए एक विशेष प्रकार की विधि का प्रशिक्षण प्राप्त हो जाता है, जिससे छात्र अपना नियमित कार्य जो करते हैं वो वैज्ञानिक ढंग से करते हैं, एक साइंटिफिक तरीके से। एक जो वैज्ञानिक होता है उसके सोचने का तरीका अलग होता है। वो किसी चीज़ को अगर वो देखता है तो वो उसके हर पक्ष को, हर एस्पेक्ट को एक खोज की तरीके से देखता है कि उसमें क्या खोजा जाए, उसमें क्या नया देखा जाए। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो एक सामान्य जो पद होते हैं, जैसे समस्या क्या है, फिर क्या ज्ञात करना है, उसके उद्देश्य क्या है, समस्या पर चिंतन करना है कि समस्या क्यों उत्पन्न हुई, समस्या कैसे उत्पन्न हुई, समस्या से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करता है। ठीक है, फिर उसके जो प्राप्त परिणाम होते हैं उसमें परिस्थितियों की जांच करता है, और फिर जो परिणाम हमारे सिद्ध होते हैं उनको जब सिद्ध हो जाते हैं तो उसको एक नियम माना जाता है कि उस नियम के थ्रू हमें ये परिणाम मिले हैं, तो ये नियम इस चीज़ के लिए फिट होता है। तो इस जो हमारे स्टेप्स हैं विभिन्न, उन हम लोग ये कह सकते हैं पहले हम समस्या तक पहुंचते हैं, फिर हम समस्या को हल करने के लिए विभिन्न सॉल्यूशंस से सही हल का चयन अपने अनुभव और परीक्षण द्वारा करते हैं। मीन्स अपने साइंटिफिक एटीट्यूड उसमें डेवलप होता है बच्चे में गणित को जब वो पढ़ता है। नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल एम। तो इंटरनेशनल एम की अगर हम लोग बात करें तो जो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि जो एक गणित की अगर हम लोग बात करें तो आज गणित विभिन्न देशों में भी एक विश्व स्तर पर भी उसको प्रमुख स्थान दिया जा रहा है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात हो रही है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में हम लोग यही देखेंगे कि गणित का जो एक हम लोग जिस प्रकार से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग तरक्की कर रहे हैं, हम लोग उसको प्राप्त कर रहे हैं। आज हमारे वैज्ञानिक और गणितज्ञ और शिक्षा शास्त्री परस्पर मिलकर उस पर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्र द्वारा की गई विभिन्न प्रकार की खोज का अन्य देशों में चल रहे अनुसंधानों पर यानी कि जो रिसर्च हो रही है उस पर हमारा असर पड़ता है। कोई भी राष्ट्र चाहे कितना ही उन्नति क्यों ना हो, वह अकेला इस क्षेत्र में पूर्ण रूप से प्रगति नहीं कर सकता है, क्योंकि जब तक उसको अन्य देशों में होने वाली जो प्रगति है उसको नहीं पता चलेगा तो वह उस पर रिसर्च नहीं कर सकेगा। भाई अगर हमें किसी क्षेत्र में अगर हमको रिसर्च करनी है, उस पर कौन कौन सी समस्याएं उस पर अध्ययन करना है, तो हमें उस दूसरे देश की समस्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी हम उस पर क्या करेंगे, हम लोग उस पर रिसर्च कर सकेंगे। और रिसर्च में सबसे ज़्यादा किसका यूज़ होता है, मैथमेटिक्स का यूज़ होता है। तो ये सभी प्रमाण क्या है, गणित के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य को रिप्रेजेंट करते हैं। अतः हम लोग ये कह सकते हैं कि गणित शिक्षण के विभिन्न जो उद्देश्य हैं वो हमारे जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं है जिससे वो छूते नहीं हो, मतलब हमारे जीवन के सभी पहलुओं को वो छूते हैं और गणित के ज्ञान से किसी ना किसी रूप से प्रभावित और संबंधित होते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने भी गणित के दैनिक जीवन के विकास को महत्व को स्वीकार करते हुए कहा कि यह वास्तविकता है कि गणित
को अधिकांश बच्चे कठिन विषय समझते हैं, अतः विद्यालय और अध्यापक द्वारा ऐसे ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे सभी बच्चों में गणित के स्तर को उन्नत किया जा सके और उनको समान रूप से सरल तरीके से गणित को पढ़ाया जा सके। तो ये उस समय जो हमारी 1986 की नीति थी उसमें ये निर्णय लिया गया था। इसमें और भी कुछ उद्देश्य आपके सामने रखे गए हैं। अनुशासन संबंधी उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य, प्रयोगात्मक उद्देश्य हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको एक तरीके से निम्न जो हमारे 3 है प्रमुख उनको दिखाया गया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट इसमें उद्देश्यों की प्राप्ति में गणित अध्यापक की भूमिका। तो इसमें क्या क्या होते हैं? गणित के इतिहास तथा गणितज्ञों की जीवनी से बालकों को परिचित कराता है, उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, मानसिक विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना, सृजनात्मक तथा क्रियात्मक अनुभव प्रदान करना, गणित के ज्ञान को दैनिक तथा व्यवहारिक जीवन से संबंधित करना, गणित सहायक सामग्री को आवश्यकतानुसार प्रयोग में लाना, सभी छात्रों के साथ निष्पक्ष प्रेम तथा सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करना, लिखित कार्य के साथ साथ मौखिक कार्य को भी उचित, मतलब जो हमारा ओरल वर्क के साथ साथ हम लोग को रिटर्न वर्क को भी उचित स्थान देना, दिए गए गृहकार्य, होमवर्क या क्लास वर्क की नियमित जांच करना और मूल्यांकन है तो उचित तथा नवीन प्रविधियों का प्रयोग करना और छात्रों में स्वच्छता, स्पष्टता, नियमितता, कठिन परिश्रम तथा अनुशासन आदि गुणों का विकास करना। तो ये था एक शिक्षक की जो भूमिका होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा मीनिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स की मीनिंग क्या है, यानी कि प्राप्त उद्देश्यों का अर्थ क्या है। प्राप्त उद्देश्य वह माध्यम होते हैं जिसकी सहायता से उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति समाज से उन संबंधित क्रियाओं को छोटी छोटी क्रियाओं में विभाजित कर लेता है और क्रमानुसार इन छोटी छोटी क्रियाओं को पूरा करता है और अंत में अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, यानी अपने एम को प्राप्त करता है। शिक्षा के अंतर्गत उद्देश्य तो संपूर्ण शिक्षा के होते हैं और प्राप्य उद्देश्य शिक्षण के होते हैं। किसी विषय के लिए सर्वप्रथम एम्स निर्धारित कर लिए जाते हैं और फिर इनकी प्राप्ति के लिए प्रत्येक पाठ से संबंधित प्राप्य उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव्स को निर्धारित किया जाता है। जैसे जैसे हमारे द्वारा प्रत्येक पाठ के ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त कर लिया जाता है वैसे वैसे हम अंतिम एम्स की तरफ यानी गोल की तरफ हम लोग बढ़ते जाते हैं। हम लोग जानते हैं कि हम लोग अगर कोई हम लोग का एम जो होता है वो बड़ा होता है तो हम लोग उसको प्राप्त करने के लिए हमें छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स का निर्माण करना होता है। हम लोग उसको जब प्राप्त कर लेते हैं तो अंत में हम लोग गोल तक अपने पहुँच जाते हैं या अपने एम को प्राप्त कर लेते हैं। अब इसको एक अगर हम लोग बात करें कि अन्य शब्दों में कि एक उद्देश्य की प्राप्ति में जिन छोटी छोटी बातों का सहारा लेना पड़ता है उस उद्देश्य के प्राप्त उद्देश्य कहे जाते हैं। ओके, एक उद्देश्य के लिए कई प्राप्त उद्देश्य हो सकते हैं, यानी कि एक एम के लिए लक्ष्य के लिए काफ़ी हमारे प्राप्त उद्देश्य हो सकते हैं। उदाहरण से इसको समझते हैं, जैसे माना मकान की छत पर पहुंचना हमारा एक उद्देश्य है, यानी कि हमारा एक एम था। अब प्रश्न यह उठता है कि अब इस पर हम पहुंचेंगे कैसे? तो हम लोग जानते हैं छत पर पहुंचने के लिए हमें सीढ़ी की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा हम ऊपर पहुंचते हैं। इस प्रकार सीढ़ी के प्रत्येक पायदान पर चढ़कर हम लोग क्या करते हैं, अपने एम को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये थी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। एनसीईआरटी के अनुसार एनसीईआरटी के परीक्षा व मूल्यांकन नामक दस्तावेज के अनुसार प्राप्य उद्देश्य वह बिंदु है, यानी कि एम हमारा ऑब्जेक्टिव हमारा वह पॉइंट है जिसकी दशा में कार्य किया जाता है और एक सुनियोजित परिवर्तन है जिसे किसी क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है और जिसके लिए हम कार्य करते हैं। यहाँ उद्देश्य को 2 प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया है, शैक्षिक उद्देश्य और शिक्षण उद्देश्य, यानी कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और टीचिंग ऑब्जेक्टिव। तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव वे ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये अधिक व्यापक होते हैं, इनकी प्रकृति कैसी होती है, फिलॉसफिकल होती है। इस प्रकार शैक्षिक उद्देश्यों का आशय बालकों में होने वाले उस परिवर्तन से है जो शैक्षिक क्रियाओं द्वारा सुनियोजित ढंग से लाया जाता है, यानी एन इंडिविजुअल एंड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इम्प्लाइज द चेंज दैट वी ट्राई टू प्रोड्यूस इन चाइल्ड, यानी कि बालक में परिवर्तन होने वाले उस परिवर्तन से जो शैक्षिक क्रियाओं द्वारा सुनियोजित ढंग से लाया जाता है। इनकी प्राप्ति छात्र के संपूर्ण शैक्षिक जीवन अर्थात प्राथमिक स्तर से होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर बीएस ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों की जो प्राप्ति है, उन्होंने अपने डेफिनेशन में कहा है कि
शैक्षिक उद्देश्यों की सहायता से केवल पाठ्यक्रम की रचना और अनुदेशन के लिए निर्देशन ही नहीं दिया जाता, अपितु ये मूल्यांकन की प्रविधियों के विशिष्टीकरण में भी सहायक होते हैं। इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर बी एस ब्लूम ने जो कहा, शैक्षिक उद्देश्यों की सहायता से केवल पाठ्यक्रम की ही रचना और अनुदेशन के लिए निर्देशन ही नहीं दिया जाता, अपितु ये मूल्यांकन की प्रविधियों के विशिष्टीकरण में भी सहायक होते हैं। ना शिक्षण उद्देश्य की अगर हम लोग बात करते हैं टीचिंग ऑब्जेक्टिव की, तो टीचिंग ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ये होता है कि शिक्षण उद्देश्य कैसे होते हैं, संकुचित होते हैं, यानी कि नैरोवर होते हैं। इनकी प्रकृति मनोवैज्ञानिक होती है, शिक्षण की युक्तियों तथा व्यू रचना के लिए अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इसकी सहायता से ही शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। अध्यापक अपने शिक्षण तथा सीखने के उद्देश्यों का निर्धारण सरलता से कर सकता है। इसकी प्राप्ति विद्यालय एवं निर्धारित जो क्लासेस होती हैं उसमें ही की जाती है। शिक्षण उद्देश्यों का संबंध उन वांछित व्यवहारगत परिवर्तनों से होता है जिनका क्षेत्र सीमित, निश्चित और विशिष्ट होता है, यानी कि जिनका एरिया क्या होता है, एक निश्चित होता है, बाउंडेड होता है, और एक विशिष्ट होता है, स्पेसिफिक। ओके, तो इसलिए टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को व्यवहारगत प्राप्त उद्देश्य भी कहते हैं, यानी कि बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स भी कहा जाता है। किनको? टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी शिक्षण उद्देश्य को। शिक्षण उद्देश्यों का संबंध प्रत्यक्ष रूप से अधिगम प्रक्रिया से होता है। ये सुपरिभाषित यानी कि वेल डिफाइंड, और निश्चित यानी कि डेफिनेट, स्पष्ट यानी कि क्लियर, और विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक तथा मापने योग्य यानी कि मेजरेबल होते हैं। इनकी प्राप्ति सुगमता से की जा सकती है। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, सीखने के अनुभवों, लर्निंग एक्सपीरियंसेस तथा शिक्षण को दिशा निर्देशन प्रदान करते हैं, साथ ही संपूर्ण शिक्षण संरचना को आधार प्रदान करते हैं, जिसके कारण अनेकों शिक्षण शास्त्रियों ने शिक्षण उद्देश्यों को अनुदेशात्मक प्राप्त उद्देश्य के नाम से भी संबोधित किया है। नाउ अब हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन द एम्स एंड द ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि एम्स, कहीं बुक में एम्स को उद्देश्य भी लिखा गया, कहीं लक्ष्य भी लिखा गया, तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। हम लोग इंग्लिश से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। जैसे एम्स का क्या होता है, क्षेत्र, यानी कि उनका एरिया क्या होता है, व्यापक होता है, और उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव्स का जो एरिया होता है वो नैरोवर होता है। एम्स की जो अवधि होती है यानी कि टाइम ड्यूरेशन, वो दीर्घकालीन होती है, वो लंबे समय के लिए होती है, और ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो हमारे अल्पकालीन के लिए होते हैं। उद्देश्य हमारे अस्पष्ट यानी जो एम होते हैं हमारे अस्पष्ट और अनिश्चित होते हैं, ऑब्जेक्टिव हमारे निश्चित तथा स्पष्ट होते हैं। इनकी प्राप्ति, एम्स की प्राप्ति विद्यालय, समाज तथा संपूर्ण राष्ट्र जिम्मेदार होता है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके लिए केवल शिक्षक ही जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट डिफरेंस है एम, इनकी प्राप्ति मापन एवं मूल्यांकन संभव नहीं है, जबकि ऑब्जेक्टिव्स में मापन और मूल्यांकन किया जा सकता है। एम्स, इनका संबंध शिक्षा तथा भविष्य में होता है, तथा ऑब्जेक्टिव्स यह शिक्षा में निहित होते हैं तथा शिक्षण टीचिंग से संबंधित होते हैं। इनका संबंध किसी विशेष प्रकरण से होता है। एम्स, इनका स्रोत समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र तथा संपूर्ण शिक्षा शास्त्र से होता है, ठीक है। और जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इनका मुख्य स्रोत मनोविज्ञान होता है। एम्स में प्राप्त उद्देश्य समाहित होते हैं यानी कि इंक्लूडेड होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, एम्स में क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूडेड होते हैं, जबकि उद्देश्य का केवल एक ही भाग खुद का वो स्वयं होता है। एम्स में सब्जेक्टिविटी यानी कि व्यक्तिनिष्ठता पाई जाती है, जबकि ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसमें वस्तुनिष्ठता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है। एंड इन द लास्ट पॉइंट डिफरेंस, ये जो एम होते हैं वो प्रत्येक समाज व राष्ट्र की आवश्यकता एवं आकांक्षाओं के अनुसार परिवर्तनशील होते हैं, और जबकि जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो निश्चित होते हैं तथा प्रत्येक विषय या प्रकरण के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। जो आज हम लोगों ने पढ़ा कि एम्स के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, और जो डिफरेंस था एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। डिफरेंस जो है हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।